हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप बड़े ही अच्छे होंगे और शानदार और जानदार तरीके से होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक टू एजुकेशन पे। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह हिंदी से ही पार्ट 4 होगा। यह एसएससी जीडी के लिए बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से आप लोगों के लिए यह दर्शाया गया है और बनाया गया है, ताकि एसएससी जीडी में आप लोगों को काफ़ी से काफ़ी इससे लाभ मिल सके। और एसएससी जीडी में जो आपका क्वेश्चन पूछता है हिंदी का, मैं हिंदी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका 20 पूछता है। जो 2022 का जो विज्ञप्ति आई हुई है उसमें 20 क्वेश्चन हिंदी से रहेगा और मार्किंग होता है 40 नंबर में। अगर आप हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, अगर उसको अच्छी तरह से समझ करके अगर उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो 20 में 20 नंबर लाने का चांस है। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप संपूर्ण नंबर इसमें ला सकते हैं, लेकिन लाने का कारण आप उसको अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से उसकी जानकारी रखें। और इसी के पैटर्न पे, बिल्कुल एसएससी जीडी के पैटर्न पे आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन आंसर जो कि प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आंसर यह दिया जा रहा है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले। तो आइए मित्रों, चलते हैं हम अपने आज के सेशन का पहला क्वेश्चन लेकर हम आते हैं। यह पहला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डंके की चोट पर कहना, यानी क्या कह रहा है, डंके की चोट पर कहना, मुहावरे का अर्थ बताना है कि डंके की चोट पर कहना। तो पहला ऑप्शन है डंका बजाना, दूसरा ऑप्शन है बात को बढ़ा चढ़ा कर रखना, तीसरा ऑप्शन है अस्पष्ट शब्दों में कहना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। लास्ट वाला यानी डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां देखें, डंके की चोट पर कहना, यानी डंके की चोट पर कहना यानी क्या होता है, अस्पष्ट शब्दों में कहना, किसी भी बात को अस्पष्ट शब्दों में कहना, यानी डंके की चोट पर कहना। डंके की चोट पर यानी खुलेआम कहना, यानी अस्पष्ट शब्दों में कहना। यह एसएससी जीडी के ही थ्रू बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको देता है और इसमें से ही कह रहे हैं कि 20 में 20 आने का चांस होता है। लेकिन आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, इत्मीनान से बिल्कुल करें, बिल्कुल 20 में 20 आएगा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट पूछा है कि डंके की चोट पे कहना, यानी क्या है, अस्पष्ट शब्दों में कहना। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, आप चाहेंगे तो 20 में 20 ला सकते हैं। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप पढ़ें और नहीं आया। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कुसुमेषु का समानार्थी शब्द क्या होगा? क्या पूछ रहा है, समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन में क्या दिया है, ए काला, बी आकाश, सी कबूतर, डी कामदेव। तो यह देखें, कुसुमेषु का जो होता है समानार्थी वह होता है कामदेव। कुसुमेषु का क्या समानार्थी होता है, कामदेव होता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया क्या है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या कहा जाता है? पहला बोल रहा है योद्धा, दूसरा बोल रहा है युधिष्ठिर, तीसरा बोल रहा है कुलश्रेष्ठ और चौथा बोल रहा है अस्थाई। तो यहां पे गौर करिएगा, आप कह रहा है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको कहा जाता है युधिष्ठिर, यानी कौन सा ऑप्शन होगा आपका? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लेकिन एक चीज और पूछता है, युधिष्ठिर को ही कहता है कि शुद्ध वर्तनी बताएं। युधिष्ठिर से पूछता है कि शुद्ध वर्तनी बताएं, तो युधिष्ठिर बिल्कुल यह स्पष्ट है, ऐसे लिखा जाता है। यह दो क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि युधिष्ठिर में स्थिर क्या है, मतलब जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते क्या है, तो युधिष्ठिर बोलते हैं। और युधिष्ठिर का जो है कि शुद्ध शब्द ये युधिष्ठिर होता है। अगले पे हम आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है कि प्रचुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है कि प्रचुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है का नहीं है पूछ रहा है, तो प्रचुर मतलब होता है अधिक। तो यहां पे क्या है, पर्याप्त यह होगा, पुष्कर
ये संभवतः नहीं होना चाहिए। पुष्कल यह होता है, अप्रभुत्व भी होता है। तो यहां पे देखें क्या पूछ रहा है कि नहीं है। तो पुष्कर का मतलब क्या होता है इसका मतलब बादल, जलाशय। पुष्कर का मतलब क्या, बादल या जलाशय होता है। लेकिन पूछा क्या, प्रचुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये क्या होगा आपका पुष्कर होगा, कि इसका जो होगा बादल या फिर जलाशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध वर्तनी क्या है, यहां पे क्या पूछा, शुद्ध वर्तनी क्या है, इस 4 ऑप्शन में दिया है और पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी क्या होगा। लिखा है निवर्ती, निवृत्ति, निवर्ती और यहां पे बोला है निधि। तो शुद्ध वर्तनी के लिए पूछ रहा है, तो शुद्ध वर्तनी निवृत्ति, इसको निवृत्ति ही लिखा जाता है। यह आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एसएससी जीडी में मैं पहले भी बता चुका हूं, बिल्कुल हूबहू बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न बनाता है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन देता है। तो फिर अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। पूछा है यहाँ पे, कह रहा है कि भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। एक होता है क्या, उपसर्ग। अच्छा, यह पूछता है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो यह ध्यान रहे कि उपसर्ग कितने प्रकार के, 22 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहां पे क्या पूछा है, प्रत्यय। तो उपसर्ग अगर पूछेगा या प्रत्यय पूछे तो इसको ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग अगर पूछ रहा है तो इस आगे वाले को लेते हैं, अगर प्रत्यय पूछ रहे हैं, प्रत्यय पूछा है तो पीछे वाले को लेते हैं। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है कि घुमक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहां पे देखें आऊ, यहां पे अक, यहां पे अक्कड़, यहां पे आक। तो भुलक्कड़ दिया, सॉरी मैं घुमक्कड़ कह दिया, सॉरी यहां भुलक्कड़ दिया हुआ है। तो भुलक्कड़ में आएगा आपका क्या, अक्कड़ आएगा। प्रत्यय क्या बनेगा आपका, अक्कड़ प्रत्यय बनेगा। तो क्या होगा, यह भुलक्कड़ में जो प्रत्यय होगा वह क्या होगा, अक्कड़ प्रत्यय होगा। और यहाँ पे उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, अभी पूछता है, कई बार पूछा है कि उपसर्ग की संख्या कितनी होती है। तो यह ध्यान रहे कि उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, वह 22 होती है। और भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यह अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है चीफ की दावत। यह जो चीफ की दावत किसकी रचना है या कृति है। चीफ की दावत नामक जो रचना है वह किसकी है। ऑप्शन है कमलेश्वर, राजेंद्र प्रसाद, दुष्यंत कुमार, भीष्म साहनी। तो यह चीफ की दावत जो है, यह जो रचना है वह भीष्म साहनी की है। किसकी है, यह भीष्म साहनी जी की है। यहीं पे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन कि शुद्ध वर्तनी है। क्या कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी है। आपका जो एसएससी जीडी में है यह शुद्ध वर्तनी कम से कम 2 नंबर का आता है। यानी 2 क्वेश्चन अगर आ रहा है, अगर आपका सही हो रहा है तो वह 4 नंबर आपका प्लस होगा। तो शुद्ध वर्तनी पे विशेष ध्यान दीजिए कि शुद्ध वर्तनी है। यहाँ पे लिखा है अंतरराष्ट्रीय, यहाँ पे लिखा है अंतरराष्ट्रीय, यहाँ पे लिखा अंतरराष्ट्रीय, यहाँ पे लिखा अंतरराष्ट्रीय। तो इसमें होगा कौन सा सही, अंतरराष्ट्रीय, ये तो बिल्कुल गलत है। अंतरराष्ट्रीय ये भी गलत है। अंतरराष्ट्रीय जिस भी, यह ध्यान रहे इसमें कि जिस र के ऊपर अर्ध अक्षर का र हो वह बिल्कुल सही होता है। क्या हमने बताया कि शुद्ध वर्तनी में जिस भी र के ऊपर अर्ध अक्षर र रहता है वह बिल्कुल क्या होता है, आपका अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल सही होता है। तो यह क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ पूछ रहा है कि होगा क्या। तो कह रहा है कि आगे कुआं और पीछे खाई, तो दोनों ओर मुसीबत। यह तो स्पष्ट हो जा रहा है कि दोनों ओर मुसीबत की बात कर रहा है कि आगे कुआं पीछे खाई का मतलब क्या, दोनों ओर मुसीबत। तो इसका क्या पहला ऑप्शन सही होगा। यहां पे कह रहा है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है।
रामचरितमानस है। सबसे पहले तो रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा। किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा यह लिखी गई है। लेकिन पूछ कर रहा है कि यह किस भाषा में लिखी गई है, इसको हमें क्या करना है, बताना है। तो रामचरितमानस, पहला ऑप्शन है ब्रजभाषा, दूसरा अवधी, तीसरा खड़ी बोली और चौथा क्या है, भोजपुरी। तो इसको बताना है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो यह स्पष्ट है कि रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, एक वो है। लेकिन इसमें भाषा पूछ रहा है तो यह स्पष्ट है क्या कि अवधी भाषा में यह लिखी हुई है। किस भाषा में? अवधी भाषा में यह लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन का क्या रहा है? कह रहा है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम। विलोम मतलब क्या? बिल्कुल उत्कर्ष का विपरीत। तो उत्कर्ष का विपरीत क्या होगा? अपकर्ष होगा। क्या होगा? अपकर्ष होगा। यह क्या? पतन नहीं होगा, अपभ्रष्ट नहीं होगा, विकर्ष नहीं होगा, क्या होगा? अपकर्ष होगा। यह सी वाला आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। विलोम मतलब क्या? विलोम का मतलब ये होता है कि उल्टा, इसका जो दिया है उसका डायरेक्ट उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या कह रहा है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा क्या? तो ऑप्शन में क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है दाती, बी कह रहा है दात्री, सी कह रहा है धात्री और डी कह रहा है दात्री। पूछ क्या रहा है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा क्या? तो इसका जो स्त्रीलिंग होगा वह क्या होगा? दात्री होगा। त्र होगा। यहाँ पे तो पे री की मात्रा ये नहीं होगा, ये त्र पे जो मात्रा होगी वो होगा, यानी लास्ट में ये त्र होना चाहिए, तब जाकर के आपका दात्री बिल्कुल सही होगा। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? क्या कह रहा है कि लड़का पेड़ से गिरा, कौन सा कारक है? जब यह क्या कर रहा है, लड़का पेड़ से गिरा यानी क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। जब अलगाव होता है तो वहां पे क्या आता है? अपादान आता है। अलगाव होता है तो यहाँ ऑप्शन दिया है कि अपादान, संप्रदान, कर्म और अधिकरण। तो जब भी अलगाव होता है, अलगाव करने की बात आती है तो वहां पे क्या आता है? अपादान। जैसे यहाँ पे लिखा लड़का पेड़ से गिरा, पत्ते पेड़ से गिरे, या फिर एग्जाम्पल बिल्ली छत से कूदी, यह सब किस में आता है? यह अलगाव हो रहा है। बिल्ली छत से कूद रही है यानी छत से कूद रही है तो क्या हो रहा है? वह अलगाव हो रहा है। जब अलगाव हो रहा है तो वह क्या होगा? अपादान होगा। अगला है ये क्या बोलते हैं? छ वर्ण किस योग से बना है? मतलब किसके योग से? कौन कौन सी जो यह क्या बोलते हैं इसको? योग मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है। तो किससे मतलब किस यह अंक से बना हुआ है, इसको देखना है कि किस अक्षर से बना हुआ है, कौन कौन से अक्षर से यह बना हुआ है। तो क यह हलंत लगा हुआ, जब भी हलंत लग जाए तो वह क्या? अर्ध हो जाता है, मतलब आधा हो जाता है। क और यह क्या? बड़ा सा क और क्या? ऊर्ध्वनी सा क और छ, क और छ। इसमें से देखना है कि यह छत्री वाला छ किसके योग से बना हुआ है। तो यह जिसका योग होता है वह है क प्लस ऊर्ध्वनी श, यानी क यह अर्ध क होता है प्लस ये क्या होता है? षष्कोण वाला श होता है। यह का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। तो बिल्कुल हूबहू एकदम एसएससी जीडी के लिए ऐसा ही बिल्कुल पेपर आता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं कई बार यह कह चुका हूँ कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, इसमें आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब यही जो आप क्वेश्चन दिया है कि लड़का पेड़ से गिरा, तो क्या है? ये अलगाव हो रहा है, तो अलगाव के लिए क्या होता है? अपादान होता है। यह भी पूछता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, यह पूछ सकता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बताएंगे कि 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कारक अगर पूछ दे रहा है तो 8 प्रकार के। यह भी क्वेश्चन बनता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो यह क्या है? देखिए, यह आप अगर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल, कभी मैं कई बार इसको कह चुका कि 20 में 20 आप ला सकते हैं। लेकिन अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दिया है कि ख का उच्चारण स्थान कौन सा है? किसका पूछ रहा है? ख का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यहां पे दिया है कि मूर्धा,
कंठ, तालु और दंत। तो ख का पूछ रहा है, तो ख का क्या होगा? कंठ होगा। कंठ के द्वारा यह बोला जाता है क ख ग घ अंग, यह क्या कंठ के द्वारा बोला जाता है। तो यह क्या हुआ? ख के बारे में ही पूछ रहा है, तो ख क्या होगा हमारा? कंठ के द्वारा, यानी बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि हिंदी के शब्दों के क्या करा कि हिंदी के शब्दों के लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? पूछ कर रहा है कि लिंग के शब्दों के हिंदी के शब्दों के लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो किसके आधार पे होता है? यहां पे क्या दिया है? ऑप्शन नंबर 1 क्रिया के आधार पे यह लिंग का निर्धारण होता है। किसके आधार पे? क्रिया के आधार पे किसका निर्धारण? लिंग का निर्धारण होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, पूछ कर रहा है कि अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? सबसे पहले कि अंधा युग नाटक कब लिखा गया? तो यह लिखा गया था 1955 में लिखा गया। यह भी क्वेश्चन पूछा है कि अंधा युग नाटक कब लिखा गया? तो 1955 में यह लिखा गया। लेकिन यह पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पे दिया है कि प्रेमचंद, यहाँ पे दिया है धर्मवीर भारती, यहाँ पे दिया है हरिश्चंद्र, यहाँ पे दिया है दिनकर जी। तो अंधा युग के लेखक जो है वह कौन है? धर्मवीर भारती जी। कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। यह हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।